Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 1, Rise of Kingdoms and Republics. Students, in this video we'll discuss about the rise of kingdoms, republics, Janpad and Mahajanpad. Students, very good exercises there in Get Set section. I'm not going to solve it. You will solve it after watching the complete video. Because after seeing this video you will be able to solve it, so you just solve it and give me answer in comment section. So students, in this video we'll talk about later Vedic period. So what happened in later Vedic period? People started using iron on a much larger scale, and if iron is there they can make strong weapons, strong tools. थिक फॉरेस्ट ऑफ गंगा प्लेन्स हैड नॉट अलाउड फॉर एक्सपांशन इज दिस रीजन. बच्चों, गंगा प्लेन्स के आसपास बहुत थिक फॉरेस्ट थे और वो थिक फॉरेस्ट इतने थिक थे कि वहां पर हम एक्सपांशन नहीं कर पा रहे थे, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं थे. पर क्योंकि अब हमारे पास क्या है बच्चा, आयरन टूल्स जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं, हमने उनको यूज किया और उनको यूज करके जो फॉरेस्ट था उसको क्लियर किया. फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद वहां पर बड़े बड़े सेटलमेंट्स डेवलप हो गए. The tribe of earlier period gave way to large kingdom. और धीरे 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 जो small tribes थी वो किस में कन्वर्ट हो गई बच्चा, लार्ज किंगडम्स में. और ये जो लार्ज किंगडम्स थी इसको हमने क्या कहा गया, क्या कहा, जनपद. The word जनपद literally means the place where people put their feet. क्या मतलब होता है बच्चा जनपद का? जनपद का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पर लोगों ने अपने पैर रखे होंगे, ठीक है, या जो लोग पहले वहां पर आए होंगे. द प्लेस वेयर पीपल पुट देयर फीट. जन मतलब होता है पीपल एंड पद मतलब होता है लेग, पैर, फुट. ठीक है, तो जनपद अब आपको समझ में आ गया होगा. द पीरियड फ्रॉम 600 BC to 400 BC. स्टूडेंट्स, हमने हर वीडियो में ये डिस्कस किया है कि BCE एंड BC को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो बैकवर्ड काउंटिंग होती है. ठीक है, अगर हम जनरल आज की बात करें तो मैं ऐसे बोलूँगी कि मैंने 2001 में जो काम शुरू किया तो वो काम कब तक किया मैंने, 2011 में. क्या 2001 से स्टार्ट करके मैंने वो काम 2011 तक किया. बट बैकवर्ड काउंटिंग मतलब BC बिफोर कॉमन एरा, और कॉमन एरा में क्या होता है बच्चा, काम 600 में स्टार्ट होके कहाँ खत्म हो रहा है, 400. मतलब पीरियड इस तरीके से चलेंगे कि 501 में मैंने जो काम किया वो 449 तक चला. समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है BC और CE में, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा में. यहाँ पे आप बैकवर्ड चलते हो. तो ये जो पीरियड था वो 600 BC से 400 BC में बहुत सारे जनपद फॉर्म हुए. बट आउट ऑफ दैट फॉर्म्ड जनपद some became very large, very powerful, and that were called महाजनपद. वो जो जनपद जो बने थे छोटे छोटे छोटे, उसमें से कुछ जनपद बहुत बड़े हुए, बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए, और जो बड़े और पावरफुल जनपद थे उनको हमने क्या बोला, महाजनपद. द महाजनपद. The Vedic, Buddhist and Jain texts are important source for this period. Students, do remember, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा है कि ट्रू फॉल्स में पूछा है. वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस पीरियड. तो आप क्या लगाएंगे वहाँ पर, ट्रू. बहुत सारे जो महाजनपद के सोर्सेज हैं, हमें कहाँ से पता चला महाजनपद कैसे थे, क्या होता था उनमें, तो वो हमको कहाँ से पता चलता है स्टूडेंट्स, वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट से. ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा ट्रू फॉल्स में, ट्रू. They inform us that there were 16 महाजनपद. ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है. ऑब्जेक्टिव मतलब आपके ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स में. हाउ मेनी जनपद्स वर देयर, 16. हाउ मेनी जनपद्स वर देयर, 16. इन द गंगा वैली इन 6th century. 6th century BC गंगा वैली में कितने महाजनपद से बचा, 16. They were named after the ruling or the most important ट्राइब इन द एरिया. अब उनका जो नाम था वो कैसे आया होगा बच्चों, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वो कैसे आया, या तो वहाँ पर कोई जो रूलिंग डायनेस्टी थी या जो रूलिंग ट्राइब थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती होगी, तो उसके नाम से हमने उस जनपद का नाम रखा. द महाजनपद आर ऑफ 2 टाइप, और जो महाजनपद से वो 2 टाइप के थे, रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज. देयर वर 2 टाइप्स ऑफ महाजनपद्स, रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज. ठीक है,
अब रिपब्लिकन महाजनपद वॉज रूल्ड बाय ग्रुप ऑफ इलेक्टेड। बच्चा, जो रिपब्लिकन महाजनपद थी उनके ऊपर रूल कौन करते थे? इलेक्टेड लोग, ठीक है, जिनको इलेक्ट करने वाले कौन होते थे? कॉमन पीपल। ठीक है, जैसे आज हम लोग इलेक्शन करते हैं, हम लोगों ने लोकसभा के लिए इलेक्शन किया, लोकसभा का जो लीडर था वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बना, ऐसे ही होता है ना। तो रिपब्लिकन महाजनपद में भी बच्चा एक ग्रुप होता था इलेक्टेड लोगों का, जिसको इलेक्ट करने वाले कॉमन पीपल होते थे, और वो जो इलेक्टेड ग्रुप्स होते थे वो पूरे जनपद को रन करते थे। सो द ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, ठीक है। देर वॉज नो हेरिडेटरी किंग, कोई हेरिडेटरी किंग नहीं होता था। डिसीजंस वर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट, और जो भी डिसीजंस होंगे वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आपके विलेज में, आपकी टेरिटरी में, आपके किंगडम में, महाजनपद में कुछ भी डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, तो उस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मेजॉरिटी में वोटिंग, मतलब वोटिंग होती थी, और वोटिंग में मेजॉरिटी से अगर वो बात के लिए हाँ है तो वो काम होगा, नहीं है तो नहीं होगा। शाक्य एंड लिच्छावीज वर सम इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स। बच्चा, ये क्वेश्चन भी पूछा है आपके ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में। टू इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स ऑफ दैट टाइम, शाक्य एंड लिच्छावीज। तो बच्चा, शाक्य और लिच्छावी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिपब्लिक थे, ठीक है। ए मोनार्कल महाजनपद वॉज रूल्ड बाय द किंग, बट मोनार्कल महाजनपद, मोनार्की मतलब राजाओं का राज, पहले ही पता चल रहा है अगर वो मोनार्कल महाजनपद है तो वहाँ पर कौन रूल करेगा? किंग। द किंग वॉज वेरी पावरफुल, किंग बहुत पावरफुल होता था, उसके पास लार्ज पावरफुल आर्मी होती थी। किंगशिप वॉज हेरिडेटरी, ऑब्वियस सी बात है, आज जो किंग है, जो मोनार्क है, आने वाले टाइम में जो उसका बेटा होगा वही मोनार्क बनेगा, ठीक है। उसी के पास किंगडम का जो कंट्रोल है वो आएगा। मगध, कौशल, वत्स, अवंती, वत्स, अवंती, कौशल, मगध, ये बच्चा मोनार्कल महाजनपद थे। तो ध्यान रखना, साक्य लिच्छावी रिपब्लिक थे, बट मगध, कौशल, वत्स, अवंती मोनार्कल महाजनपद थे, ठीक है। किंगडम ऑफ मगध। रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज एग्जिस्टेड साइड बाय साइड, कहीं पर मोनार्की है, कहीं पर रिपब्लिक है, मतलब ये साइड बाय साइड रन कर रहे हैं। द महाजनपद वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। अब बच्चा, महाजनपद है, हम लोगों ने कितना बोला? 16 महाजनपद है, तो ये जो 16 महाजनपद है ये आपस में क्या करते रहते थे? लड़ाइयाँ, वॉर। क्यों करते होंगे? क्योंकि उनको अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना होता था, ठीक है। Why they have war? For the expansion of territories, for the control over rivers। territories को acquire करने के लिए, rivers को acquire करने के लिए हमेशा लड़ाइयाँ, war होते रहते थे। In the end it was Magad which defeated the other and emerged as the most powerful महाजनपद। बच्चा, पर एंड में जीत किसकी हुई? मगध की, और मगध एक बहुत पावरफुल महाजनपद बन गया। दिस वॉज ड्यू टू मैनी फैक्टर। महाजनपद मगध इतना पावरफुल कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे। क्या रीजंस थे, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? मगध वॉज लोकेटेड इन द गैंगटिक बेसिन। मगध कहाँ लोकेटेड था बच्चा? गैंगटिक बेसिन में, गंगा वाला जो प्लेन है वहाँ पर। वेयर द सॉइल वॉज वेरी फर्टाइल। बच्चा, गैंगटिक प्लेन नॉट है, वहाँ पर सॉइल कैसी बच्चा? बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, आप कुछ भी ग्रो करो फुलनेस्ट ग्रो होगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है सॉइल में। यील्डेड अ गुड हार्वेस्ट, आप जो भी कुछ लगाएंगे हार्वेस्ट अच्छा ही होगा। लैंड रेवेन्यू वॉज हाई एंड इट प्रोवाइड अ लार्ज इनकम फॉर द किंगडम। अब बच्चा, अगर आपके आपके किंगडम में बहुत सारे पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स बहुत कुछ ग्रो करें और बहुत अच्छा ग्रो होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो किंग को क्या देंगे? लैंड रेवेन्यू देंगे। किंग को लैंड रेवेन्यू देंगे, टैक्सेस देंगे। अब किंग के पास बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू, टैक्स आएगा, तो वो अपनी किंगडम को ईजिली एक्सपांड कर पाएगा। दीज एनेबल्ड द रूलर टू मेंटेन लार्ज आर्मी। जब किंग के पास बहुत सारा पैसा होगा तो किंग बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन कर पाएगा। अभी हम बोलते हैं ना कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ करे करे, तो इंडियन गवर्नमेंट कब करेगी बच्चा? जब उसके पास रेवेन्यू के फॉर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट, टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्शन होगा, तो इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करेगी, है ना। किंग के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतने ही ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम रन कर पाएगा। डू रिमेंबर द थिक फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर एंड एलिफेंट्स। जो थिक फॉरेस्ट थे बच्चा, वो एलिफेंट सप्लाई करते थे किंग को। मतलब अगर एलिफेंट उस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा होंगे तो वो किसके आएंगे? अल्टीमेटली किंग के। टिम्बर प्रोवाइड कराते थे। टिम्बर वॉज यूज टू बिल्ड हाउसेज। अब टिम्बर से क्या होता था बच्चा? हाउसेज बिल्ड किए जाते थे।
फोर्ट्स, चैरियट, अगर आपको फोर्ट बनाना है, हाउस बनाना है, चैरियट मीन्स रथ बनाना है, तो आपको टिम्बर इजीली अवेलेबल होगा क्योंकि फॉरेस्ट बहुत डेंस है। एलिफेंट्स वर यूज्ड इन आर्मी, और एलिफेंट्स को किस में यूज़ करते थे हम लोग? आर्मी में। मगध हैड लार्ज डिपॉजिट ऑफ कॉपर एंड आयरन और। बच्चा अभी भी हम देखते हैं बिहार झारखंड वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको कॉपर रिसोर्सेज मिलेंगे। तो मगध की जो जितनी भी टेरिटरी थी, बहुत बड़ा एरिया था मगध के पास, तो बिहार झारखंड तो एक पार्ट है, तो मगध के पास कॉपर और आयरन और के बहुत सारे डिपॉजिट्स थे। दे वर यूज टू मेक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, टूल एंड वेपन्स, और जस्ट कॉपर से फिर वो एग्रीकल्चर टूल्स बनाते थे, इम्प्लीमेंट्स बनाते थे। आयरन की हेल्प से बहुत सारे उन्होंने सॉर्ट्स बनाए और टूल्स बना लिए, है ना। तो जहाँ पर कॉपर और आयरन ज़्यादा है वहाँ पर आपको किसी इम्प्लीमेंट, टूल, वेपन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मगध एंजॉयड वेरी फेवरेबल जोग्राफिकल लोकेशन, मगध की बहुत अच्छी लोकेशन थी। द ओल्ड कैपिटल ऑफ राजगृह वो सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड, जैसे यहाँ पर राजगृह है और चारों साइड आपको हिल्स मिल जाएगी, ठीक है। द न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा, और जो पाटलिपुत्र जो न्यू कैपिटल उन्होंने बनाई वो कहाँ पर थी बच्चा? रिवर गंगा के बैंक पे सिचुएटेड थी। दीज वर नेचुरल बैरियर अगेन एनी अटैक ऑन द किंगडम, राजगृह पे भी अटैक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल कम था, वैसे ही पाटलिपुत्र पे भी अटैक करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। बच्चा करंट डे में पाटलिपुत्र को आप किस नाम से जानते हैं? पटना। किस स्टेट की कैपिटल है पटना? बिहार की, ठीक है। पाटलिपुत्र का करंट नेम क्या है? बिहार, सॉरी बिहार नहीं, पटना। पाटलिपुत्र का करंट नेम है पटना बच्चा, और ये किस स्टेट की कैपिटल है? बिहार। मगध हैड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड विथ अदर रीजन्स, मगध का बहुत ही फ्लोरिशिंग ट्रेड था। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड हेल्प मगध टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी, क्योंकि ट्रेड ट्रेड मतलब बिजनेस, अगर वो बिजनेस कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, इस वजह से जो प्रॉफिट था उसका यूज़ करके वो बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन कर रहा था। मगध वॉज रूल्ड बाय वेरी पावरफुल किंग्स, अच्छा मगध में बहुत सारे पावरफुल किंग हुए, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ठीक है, जिन्होंने कंटिन्यूअस अपनी टेरिटरी को एक्सपांड किया। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, जिन्होंने कंटिन्यूअस वॉर किया और टेरिटरी को एक्सपांड करते गए। स्टूडेंट्स इस पीरियड में ट्रेड के फ्लोरिश होने का या ट्रेड के बूस्ट होने का एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो रीज़न है कि यहाँ पर कॉइन का यूज़ चालू हो गया था, पर वो कॉइन्स गोल्ड और सिल्वर के होते थे जिनके ऊपर डिज़ाइंस पंच कर दी जाती थी। मतलब पहले आपने गोल्ड और सिल्वर का जो भी मेटल है वो रखा और उसके ऊपर ऐसे स्टम्प कर दिया, तो यहाँ पर डिज़ाइन आ जाती थी, ठीक है। तो ट्रेड के बूस्ट होने का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है कॉइनेज, कॉइन्स का आना, ठीक है, जिससे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जहाँ आपको मिल जाएगा आप ट्रेड इजीली कर पाएंगे। नहीं तो बार्टर एक्सचेंज में ये प्रॉब्लम होती है, मैं क्या दूँ आप क्या दें, और आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, जो मुझे चाहिए, ये बार्टर एक्सचेंज होता था। तो बच्चा बार्टर एक्सचेंज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर कॉइन के आने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिम्बिसार 542 टू 493 रिवर्स में चलेगा क्योंकि BCE है, इन्होंने अपना रूल 542 में स्टार्ट किया, 493 में ख़त्म हुआ। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध वॉज बिम्बिसार, पहले इम्पॉर्टेंट मगध रूलर थे बिम्बिसार। ही मेड राजगृह इज कैपिटल, उन्होंने राजगृह को अपनी कैपिटल बनाया। He expanded the kingdom by conquest and by marrying princes of powerful kingdom such as Kaushal, वैशाली, माद्रा। बच्चा देखो इन्होंने क्या किया, पहले तो कॉन्क्वेस्ट किए, बहुत सारे किंगडम्स को जीत लिए, और हर जगह वॉर तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि वॉर में अगर आप विजय भी होते हो, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को डिफीट भी करते हो, फिर भी तो आपके सोल्जर्स का, आपके आर्मी का लॉस होता है। इससे बेटर है कि आप कोई और तरीका निकालें। तो जो बिम्बिसार थे उनका जो तरीका था वो क्या था? मैरिज अलायंसेस। he had married to various powerful kingdoms princess। कौशल की जो प्रिंसेस थी, वैशाली की प्रिंसेस, माड्रा की प्रिंसेस, मद्रा की प्रिंसेस, इन सब के साथ मैरिज की किसने? बिम्बिसार ने। ही conquered he conquered अंग which had a river port called चंपा। बेटा इन्होंने अंग को भी कॉन्क्योर कर लिया जिनका पास एक रिवर पोर्ट था जिसका नाम था चंपा।
इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। अंग ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पर रिवर पोर्ट्स थे, आपको एक्सेस मिल जाती थी। इसको भी किसने कॉन्क्योर कर लिया? बिम्बिसार ने। नेक्स्ट अजातशत्रु। अजातशत्रु was succeeded by his son, sorry, बिम्बिसार was succeeded by his son अजातशत्रु। बिम्बिसार को किसने सक्सीड किया? अजातशत्रु ने। ठीक है, तो पहले किंग कौन हुए? बिम्बिसार। बिम्बिसार के बाद कौन आए किंग? अजातशत्रु। बिम्बिसार was succeeded by his son अजातशत्रु। बिम्बिसार के बेटे थे अजातशत्रु, जिन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया, आने वाले टाइम में रूल किया। Like his father, he is too followed a policy of conquest and expansion. अपने पापा की तरह इन्होंने भी कॉन्क्वेस्ट और एक्सपांशन, किंगडम को जीतना और अपने किंगडम को एक्सपांड कर देना। सपोज करो मैं एक किंगडम की रूलर हूँ, मैंने अब बी को जीत लिया, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपनी किंगडम को एक्सपांड कर दिया बाय डिफीटिंग बी। फर्स्ट आई हैव एक्वायर्ड बी किंगडम, देन आई हैव एक्सपांड माई टेरिटरीज। अब उन्होंने किस किस को डिफीट किया? कौशल और काशी, और काशी को ऑक्यूपाई किया। कौशल को जीता, काशी को ऑक्यूपाई किया। अच्छा बच्चा, गेट सेट सेक्शन में मैंने बोला था ना कि आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो काशी को हम मॉडर्न डे में किस नाम से जानते हैं? वाराणसी। किस नाम से जानते हैं? वाराणसी। और बनारस किस किस नाम से जानोगे आप? काशी को आज वाराणसी और बनारस, ठीक है। अभी ध्यान रखना, शायद किसी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकती है मैम। काशी जिनको किसने ऑक्यूपाई किया था? अजातशत्रु में। उसका करेंट नाम क्या है? बनारस। कुछ लोग वाराणसी भी बोलते हैं, ठीक है। अंडर अजातशत्रु मगध grew even more पावरफुल। जब अजातशत्रु रूल कर रहे थे तो मगध और ज्यादा पावरफुल हुआ। देन पीरियड ऑफ 461 to 364, 461 से 364 अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स का जो ये टाइम था। अब इस टाइम में क्या हुआ बच्चा? जो अजातशत्रु के जो सक्सेसर थे वो वीक रूलर थे, उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे जितने अजातशत्रु और उनके पापा बिम्बिसार थे। इन 413 BCE शिशुनाग बिकेम द रूलर ऑफ मगध। फिर बच्चा 413 में कौन रूलर बन गए? शिशुनाग। He and his successor ruled about 50 years. शिशुनाग ने और उनके सब सक्सेसर्स ने 50 ईयर अप्रॉक्सीमेटली रूल किया। The overthrown by the नंद। शिशुनाग को फिर किसने ओवरथ्रो किया? नंद ने। तो क्या बात समझ में आ रही है? अजातशत्रु के बाद जितने भी रूलर्स आए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, वीक ही थे। 413 में कौन बना मगध का रूलर? शिशुनाग। शिशुनाग और उनके जितने भी सक्सेसर थे उन्होंने कब तक रूल किया? 50 ईयर रूल किया, और उसके बाद शिशुनाग को ओवरथ्रो कर दिया गया और कौन आ गई? नंद। यहाँ से नंद डायनेस्टी बनेगी। अब अच्छा, जो नंद हैं उन्होंने कब से तक रूल किया है? 364 से 321, 364 to 321, ठीक है। 364 में स्टार्ट हुआ, 321 में खत्म हो गया। नंद लेड बाय महापद्मानंद, नंद लेड बाय महापद्मानंद एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज एम्पायर। एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया मगध नंद डायनेस्टी में भी। However, we do not know how much about महापद्मानंद नंद and his successor. अभी तक हमको महापद्मानंद नंद और उनके सक्सेसर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बट हमको ये पता है कि जो लास्ट रूलर थे वो थे धनानंद, ठीक है। तो बच्चा, नंद डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने वाले महापद्मानंद, महापद्मानंद के जो सक्सेसर्स थे उनके बारे में हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, पर हमको नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर का सब कुछ पता है। वो कौन थे? धनानंद। ही वॉज वेरी अनपॉपुलर एमंग हिज पीपल। धनानंद बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे अपने लोगों के बीच में, ठीक है। इनकी जो पॉलिसीज़ थी, खुद हमेशा प्लेजर में रहते थे, लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको ओवरथ्रू किया बच्चा? धनानंद को। मगध को कॉन्क्योर करके कौन सी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की? मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है।
महापद्मानंद ने नंद डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। उसके बाद के रूलर्स हमको पता नहीं है, सक्सेसर हमें पता नहीं है, पर लास्ट रूलर हमें पता है वो कौन है, धनानंद। ठीक है, धनानंद बहुत अनपॉपुलर थे, इस बात का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनको हेल्प किया किसने, चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने, कौटिल्य ने। मतलब ये तीनों एक ही नाम है, कौटिल्य चंद्रगुप्त और सॉरी कौटिल्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति है बच्चा। इन्होंने चंद्रगुप्त को सपोर्ट किया, तो इन्होंने धनानंद की जो डायनेस्टी थी उसको, धनानंद को ओवरथ्रो किया, डायनेस्टी को अक्वायर कर लिया और कौन सी डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी, मौर्यन डायनेस्टी। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि चंद्रगुप्त की हेल्प किस किसने की, एक व्यक्ति ने, पर उनके 3 नाम थे, पर्सन 1 थे पर उनके नाम क्या क्या थे, कौटिल्य, चाणक्य एंड विष्णुगुप्त। ठीक है। इन्वेजन ऑफ एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर बिकेम द किंग ऑफ मैसिडोनिया। मैसिडोनिया कहाँ पर है, ग्रीस में है। कब बनी ये किंग, 336 BC में। ठीक है, एलेक्जेंडर कहाँ से, मैसिडोनिया से। मैसिडोनिया कहाँ पर है, ग्रीस में है। कब बनी किंग, 336 BC में। ही सेट आउट टू एस्टेब्लिश द लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड एवर सीन। इनका एक सपना था कि मैं इतना बड़ा इतना इतना बड़ा एम्पायर बनाऊंगा जो आज तक किसी ने देखा भी ना हो। आफ्टर कंक्यूरिंग एशिया माइनर, टर्की, सीरिया, इजिप्ट एंड पर्शियन एम्पायर, अलेक्जेंडर सेट हिज आइज ऑन इंडिया। एशिया माइनर ग्रुप्स को जीतने के बाद, जैसे एशिया माइनर, टर्की, सीरिया, इजिप्ट, पर्शियन एम्पायर, अलेक्जेंडर ने किसकी तरफ देखा है, इंडिया की तरफ। वो इंडिया को एक्वायर करना चाहता है। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। अलेक्जेंडर ने इंडिया को कब इन्वेड किया, 326 BC में। एट दिस टाइम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी इंडिपेंडेंट किंगडम। जितना भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था उसमें छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम थे, हु वर कंस्टेंटली एट वॉर विथ वन अनदर, जो आपस में एक दूसरे से वॉर करते रहते थे। हमारे इंडिया में हमेशा ये चला बेटा, आप एंशियंट हिस्ट्री से मिडिवल हिस्ट्री में आएंगे, मिडिवल से मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे, हम हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहे। हमने बाहर, इंडिया के बाहर निकलने का नहीं सोचा, आपस में लड़ना ही सोचा बस। एलेक्जेंडर डिफीटेड देम, एलेक्जेंडर ने सबको डिफीट कर दिया क्योंकि यूनिटी ही नहीं थी। However, a king named Porus who ruled the region between the Jhelum and Chenab, बचा फिर भी किंग पोरस ने बहुत अच्छे से रजिस्ट किया किसको, अलेक्जेंडर को। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में पूछा है तो आप बताएंगे। However, king named Porus who ruled the region between the Jhelum and Chenab resisted his advance। ठीक है, चेलम और झेलम के, चेनाब और झेलम के बीच में जो रीजन था वहाँ पर रूल करते थे पोरस। पोरस ने रेसिस्ट किया किसके एडवांस को, अलेक्जेंडर को। बट बचा अलेक्जेंडर के पास जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी। अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस एंड देन मूव्ड ईस्टवर्ड टू कंक्योर मगध। पर अलेक्जेंडर ने इजीली पोरस को हरा दिया और फिर वो ईस्टवर्ड मूव करने लगे। किसको हराना था उनको, मगध को हराना था। Alexander wanted to go further but his soldiers refused। Alexander तो आगे की तरफ जाने के लिए बहुत इच्छुक थे, बहुत ज़्यादा इच्छा थी उनको, बट उनके जो सोल्जर्स थे वो रिफ्यूज़ कर गए क्योंकि उनके सोल्जर्स थक गए थे। They were tired, homesick and unwilling to face powerful मगध आर्मी। बच्चा पहली बात तो वो थक गए थे, अब उनको उनके घरों की याद आने लग गई थी। अनविलिंग टू फेस पावरफुल, और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि अब हम किसी पावरफुल मगध आर्मी को फेस करें। अलेक्जेंडर के पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि वो अकेले तो फाइट कर नहीं सकते थे, ही रिक्वायर्ड आर्मी। तो उन्होंने भी बोला ठीक है हम रिट्रीट करते हैं। ही डिवाइडेड द टेरिटरीज ही कंकर्ड इन इंडिया इनटू 3 पार्ट्स एंड पुट ईच अंडर द कंट्रोल ऑफ जनरल ओके अलेक्जेंडर। ठीक है, उसने क्या किया बच्चा, जितनी भी टेरिटरीज अब तक इंडिया में कॉन्क्योर की थी उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वहाँ पर किसको अपॉइंट कर दिया, जनरल अलेक्जेंडर। ठीक है, कंट्रोल ऑफ अ जनरल अलेक्जेंडर, देन ही रिटर्न टू होमलैंड। जनरल्स को दे दिया और अलेक्जेंडर घर की तरफ वापस आ गए। बात समझ में आ गई, जो पूरी टेरिटरी एक्वायर की थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, हर पार्ट के अलग 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 जनरल अपॉइंट किए और खुद घर आ गए। Alexander, however, never reached Macedonia. He died in Babylon
इन 323 BC। बच्चा पर अलेक्जेंडर घर नहीं पहुंच पाए, उनकी डेथ बेबीलोन में ही हो गई 323 BC में। आफ्टर हिज डेथ इन फाइटिंग ब्रोक आउट अमंग द ग्रीक जनरल्स इन इंडिया। बट अब वो जो जितने भी जनरल्स अपॉइंट करके गए थे, कौन? अलेक्जेंडर। अब उन लोगों के बीच में फाइट होने लगी। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द वेरिंग ग्रीक जनरल, मेड द मौर्यन द सुप्रीम पावर इन इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने भी जनरल्स थे उनको हराया और मौर्यंस की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश कर लिया। क्या बात समझ में आई? एलेक्जेंडर जब इंडिया आए, कहाँ से आए? मैसिडोनिया से, ग्रीक से। तो उन्होंने क्या किया बच्चा? उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स को एक्वायर कर लिया, पर उनको रेसिस्टेंस, एक्टिव रेसिस्टेंस दिया किसने? पोरस ने। पर पोरस भी फाइनली हार गए। पोरस के हारने के बाद वो आगे की तरफ आना चाहते थे, पर जो उनकी आर्मी थी वो मना कर गई कि मगध एक पावरफुल रूलर है, हम उसको उनके साथ अभी फाइट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं, हमको घर की याद आ रही। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो अलेक्जेंडर थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वो वापस गए, अपनी किंगडम्स को डिवाइड किया उन्होंने 3 पार्ट्स में, जो उन्होंने इंडिया के आसपास जीती थी, और वहाँ पर किसको बैठा दिया? वहाँ पर बैठाया जनरल्स को। पर अलेक्जेंडर घर नहीं पहुँच पाए, और घर नहीं पहुँचे, बेबीलोन में उनकी डेथ हो गई अब 323 में। तो जो जनरल्स थे उनके बीच में फाइट हुई, फाइनली उनको किसने डिफीट किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सो इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। फॉर द फर्स्ट टाइम यूरोप केम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इंडिया। क्या अलेक्जेंडर इन्वेजन के इम्पैक्ट थे कि पहली बार था कि यूरोप किसके कॉन्टेक्ट में आए? इंडिया में। 4 डिफरेंट ट्रेड रूट्स ओपनड अप बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। 4 डिफरेंट ट्रेड रूट्स ओपन हो गए यूरोप और इंडिया के बीच में। दिस प्रमोटेड ट्रेड रिलेशन बिटवीन द टू। अब इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड रिलेशन होने लगेंगे, और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? अलेक्जेंडर की वजह से। Greek historians provide detail of Alexander campaign in India, including dates of various events. जो Greek historians हैं उन्होंने अलेक्जेंडर की कैंपेन्स को लिखा है, डेट्स और इवेंट्स भी बताए हैं। This has developed in establishing definite dates for subsequent event. Subsequent events के लिए specific dates मिल गई। The Greek who wrote about the social and economic condition prevailing, हाँ, कुछ ग्रीक्स ने बच्चा उस टाइम की हमारी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को भी बहुत अच्छे से लिखा है। अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑल्सो वीकेंड। अलेक्जेंडर के इन्वेजन से जो स्मॉल किंगडम्स थी उनकी पावर भी क्या हो गई बच्चा? वीक हो गई, कमज़ोर हो गई। अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टोरी फ्रॉम हिस्ट्री। अलेक्जेंडर पोरस। अलेक्जेंडर बहुत ही एम्बिशियस रूलर था, वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्योर करना चाहता था। उसने इजिप्ट को कॉन्क्योर किया, पर्सिया को कॉन्क्योर किया, फिर वो इंडिया की तरफ आया। उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को 326 में क्या किया? इन्वेट किया। अम्बी वॉज द रूलर ऑफ तक्षशिला। अम्बी कहाँ के रूलर थे? तक्षशिला के। उनके पास भी उनकी जो पोरस के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग एनमिटी थी, ठीक है। द रूलर ऑफ पंजाब। पोरस कहाँ के थे रूलर बच्चा? पंजाब के रूलर थे पोरस। इनकी एनमिटी थी किसके साथ? अम्बी के साथ में। अम्बी वॉन्टेड अलेक्जेंडर टू क्रश पोरस। तो अम्बी ने अलेक्जेंडर को सपोर्ट किया, और अम्बी चाहते थे कि अलेक्जेंडर पोरस को पूरी तरह क्रश कर दे। तो व्हेन अलेक्जेंडर एंटर तक्षशिला, जैसे ही अलेक्जेंडर तक्षशिला में आया, अम्बी ने उनका वेलकम किया, ठीक है। अलेक्जेंडर ने प्रॉमिस किया कि वो अम्बी को हेल्प करेंगे, क्योंकि उनका बहुत अच्छा वेलकम किसने किया था? अम्बी ने। जो पोरस की आर्मीज़ थी और अलेक्जेंडर की आर्मीज़ थी, वो किस बैंक के सामने आसपास खड़ी हुई थी? अपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। रिवर झेलम है, यहाँ पर एक की आर्मी मतलब खड़ी होगी, और यहाँ पर दूसरे किंग की आर्मी खड़ी। एज द मॉनसून had just set in, it seemed impossible for either side to cross the river। क्योंकि उस टाइम मॉनसून आया ही था, तो रिवर झेलम में इतना पानी था कि दोनों साइड से ही, दोनों ही, ना तो ये इधर क्रॉस करने का सोच रहे थे और ना ये इधर क्रॉस करने का सोच रहे थे। अलेक्जेंडर और पोरस दोनों अपनी अपनी जगह पे ही हैं। अलेक्जेंडर एंड हिज मैन क्रॉस द रिवर एंड अटैक पोरस, बट एक स्ट्रॉमी नाइट में डार्कनेस का एडवांटेज लेते हुए अलेक्जेंडर ने रिवर क्रॉस की और पोरस पे अटैक कर दिया। पोरस एंड हिज मेन फॉट ब्रेवली। पोरस ने और उसके मैन ने फाइटली, मतलब बहुत ही अच्छे से ब्रेवली फाइट की। बहुत फायर्स बैटल हुआ, पोरस की डिफीट हुई और उसको कैप्चर कर लिया गया। व्हेन पोरस वाज ब्रॉट बिफोर द अलेक्जेंडर, पर जब पोरस को अलेक्जेंडर के सामने लाया गया, Alexander said, I have humbled your pride. You have lost your kingdom and now you are at my mercy. Tell me, how would like
आई ट्रीटेड। फिर अलेक्जेंडर ने बोला अब तुम मेरी मर्जी पे हो, तुम्हारे किंगडम को मैंने एक्वायर कर लिया है, अब बताओ मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूँ। तो पोरस ने क्या आंसर किया, बहुत अच्छे से सुनना बच्चा। ट्रीट मी एज किंग वुड ट्रीट अनदर, मुझे वैसे ही ट्रीट करो जैसा एक किंग दूसरे किंग को ट्रीट करता है। एलेक्जेंडर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज आंसर एंड ही सेट पोरस फ्री। उनको पोरस के जो आंसर दिया उससे बहुत अच्छा लगा, इम्प्रेस हुए, उन्होंने पोरस को फ्री कर दिया। स्टोरी के जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। इसमें हमने कहाँ तक देख लिया था बच्चा कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन से जो स्मॉल किंगडम्स थे उनकी पावर बहुत वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गए थे। दीज हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य टू ले फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी, और इससे चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत हेल्प मिली मॉडर्न डायनेस्टी को एक्सपांड करने की, मॉडर्न डायनेस्टी के फाउंडेशन को ले करने की। बच्चा अब मैं एक बात बोलूँगी, जब भी आप फ़ोटो सेंड करते हैं वीडियो बनाने के लिए तो बेटा फ़ोटो थोड़ी सी अच्छे क्लिक किया करो। अब देखो इसमें तुम लोग जब वीडियो देखोगे तो तुमको क्या समझ में आएगा, फिर आप बोलोगे मैम ने अच्छा वीडियो नहीं बनाया है ना। तो प्लीज़ सेंड वेरी गुड फोटोज़। द कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट between the Greek and Indian gave birth to new school of art called गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। और बच्चा इस बीच में जब ग्रीक और इंडियन कल्चर साथ में आए, उनका फ्यूजन हुआ तो एक स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ जिसका नाम है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। चंद्रगुप्त मौर्य, according to some sources चंद्रगुप्त मौर्य belong to tribe called मौर्यास। मौर्यास ट्राइब से बिलोंग करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, कुछ सोर्सेज ऐसा बताते हैं। ही grew up among the cowherds and hunters। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका बचपन काउहर्ड्स और हंटर्स के बीच में गुजरा। चंद्रगुप्ता learned ब्राह्मण spotted चंद्रगुप्त लीडिंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन द गेम। चाणक्य, मैंने बोला ना जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, जिनको कौटिल्य भी बोलते थे, उन्होंने एक बार चंद्रगुप्त को खेलते हुए देखा। वो एक ग्रुप को लीड कर रहे थे। चाणक्य सॉ सीड्स ऑफ फ्यूचर ग्रेटनेस इन चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य ने देखा कि ये एक महान किंग बन सकते हैं। चाणक्य टुक चंद्रगुप्त टू हिम इन तक्षशिला। चाणक्य चंद्रगुप्त को कहाँ ले गए, तक्षशिला में। वहाँ पर उनको प्रॉपरली ट्रेन किया, मार्शल स्किल दिए, रेसलिंग सिखाई, शॉर्ट्समैनशिप से तलवारबाजी सिखाई, रेसलिंग सिखाई, मार्शल स्किल सिखाए। फाइनली विद द हेल्प ऑफ चाणक्य चंद्रगुप्त ओवरथ्रू द नंद एंड कॉन्क्योर्ड मगध। चंद्रगुप्त ने ओवरथ्रू कर दिया नंद को और धनानंद को। नंद डायनेस्टी के एक रूलर थे नंद, धनानंद, उनको ओवरथ्रू करके किसको एस्टेब्लिश कर लिया, मौर्यन डायनेस्टी को। अब चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्यन डायनेस्टी को अब सेकेंड चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग टाइमलाइन एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। 542 टू 493 बिम्बिसार, 493 से 61 अजातशत्रु, 413 BC से शिशुनाग और उसके जो असेंडेंट थे। 364 में फाइनली कौन आए, महापद्मानंद, नंद डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई। 326 में अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेट किया और नंद डायनेस्टी का 321 में एंड हो गया। इसके बाद वाला जो पार्ट है बच्चा वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था चैप्टर रीडिंग करते टाइम की बहुत सारी चीज़ें आपको जब चैप्टर इजीली सुनोगे तो पता चल जाएगा। जैसे देयर वर 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे 6th सेंचुरी में। शाक्य एंड लिच्छावीज वर इम्पोर्टेंट रिपब्लिक्स। डैश वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ मगध, कौन इम्पोर्टेंट रूलर थे मगध के, बेटा नंद। नो 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 नो, बिम्बिसार, बिम्बिसार इम्पोर्टेंट रूलर थे मगध के। मगध के रूलर नंद भी थे पर इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे बच्चा, बिम्बिसार, ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आपका वेट महाजनपद, सेकंड में लिच्छावी, थर्ड में बिम्बिसार, फोर्थ वॉज द ओनली रूलर हु स्टिफ रेसिस्टेंस। हाँ, जब अलेक्जेंडर इंडिया में आए तो उनको स्टिफ रेसिस्टेंस किसने दिया, पोरस ने, फोर्थ पोरस। फिफ्थ चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से किसको ओवरथ्रो किया, नंद को, ठीक है। धनानंद आ जाए तो धनानंद और नंद आ जाए तो नंद, ठीक है। So students, I am ending this video here. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.